लंग कैंसर की बीमारी हर साल दुनिया में लोगों को अपनी चपेट में ले रही है। संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। इस समस्या से लड़ने की कई कोशिशें की जा रही हैं, कई नई दवाइयाँ ऐसी हैं जो इजाद हुई हैं, तरीके हैं, इलाज है। लेकिन कितनी सफलता मिल पाई है और हम कहाँ पर खड़े हैं इस वक्त। वर्ल्ड लंग कैंसर डे, जी हाँ, विश्व फेफड़ों का कैंसर दिवस 1 अगस्त को पूरी दुनिया मनाती है, जब दरअसल ये तय किया जाता है, इस पर मंथन किया जाता है कि इस बीमारी से लड़ने के लिए दुनिया, मेडिकल एक्सपर्ट्स कितना ज़्यादा तैयार हो रहे हैं। और इसी पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर जितेंद्र सैनी। डॉक्टर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको बता दें कि डॉक्टर सैनी हेड हैं, विभागाध्यक्ष हैं डिपार्टमेंट ऑफ थोरेसिक ऑन्कोलॉजी के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टीबी एंड रेस्पिरेटरी डिजीजेस, श्री अरबिंदो मार्ग, दिल्ली में। तो डॉक्टर सैनी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर सैनी, सबसे पहले इंडिया इस वक्त जिस जगह पर खड़ा है लंग कैंसर्स के मामले में, वहाँ पर कितनी गंभीरता की ज़रूरत है, कितने चिंतन की ज़रूरत है? हाँ, देखिए, लंग कैंसर दुनिया भर में होने वाले जो कैंसर से रिलेटेड डेथ्स होती हैं उसका सबसे मुख्य कारण है। अगर पुरुषों में देखा जाए तो यह है लंग कैंसर दुनिया में जितने भी कैंसर पुरुषों में होते हैं उसमें सबसे मुख्य कारण है। महिलाओं में यह है ब्रेस्ट कैंसर, यूट्रस कैंसर के बाद तीसरे नंबर पर आता है। अगर हम भारतवर्ष की बात करें तो लंग कैंसर अगर मिक्स पॉपुलेशन यानी कि महिलाओं पुरुषों सब में मिलाकर देखा जाए तो यह चौथे नंबर पर आता है, ब्रेस्ट कैंसर, यूट्रस कैंसर और लिप एंड ओरल कैविटी कैंसर के बाद। अगर पुरुषों में बात करें तो यह है पुरुषों में होने वाले जितने भी कैंसर हैं उसका सबसे मुख्य कारण लंग कैंसर है। जबकि अगर हम देखें कि जो कैंसर से होने वाली मृत्यु है उसमें लंग कैंसर सबसे मुख्य कारण होता है। यानी कि लगभग जितनी भी कैंसर से मृत्यु होती हैं उसमें से 20% मृत्यु सिर्फ लंग कैंसर की वजह से होती है। तो भारत में भी यह देखने में आ रहा है कि लंग कैंसर के मामले धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और अब पुरुषों के साथ साथ महिलाओं में भी लंग कैंसर का जो प्रिवलेंस है, इंसिडेंस है, वो बढ़ता जा रहा है। ये एक विरोधाभास भी लगता है डॉक्टर सैनी कि वक्त के साथ जब आप मेडिकली अपने आप को लगातार और ज़्यादा विकसित मान रहे हैं, विकास हो भी रहा है, आप तमाम जो नई नई इन्वेंशंस की बात है वो कर रहे हैं, तमाम नई दवाइयाँ, तरीके, ट्रीटमेंट ईजाद हो रहे हैं, उसके बावजूद मृत्यु दर इतनी होना लंग कैंसर के मामलों में, उसकी बड़ी वजह आप क्या देखते हैं? देखिए, लंग कैंसर में मृत्यु का मुख्य कारण है कि लंग कैंसर की जो डिटेक्शन होती है, डायग्नोसिस होती है, वह दूसरे कैंसर की तुलना में थोड़ा लेट होती है। क्योंकि हमारा जो लंग्स होते हैं वो स्पॉन्जी होते हैं। जब अर्ली स्टेज में लंग कैंसर आता है तो वो इस तरह के सिम्टम्स प्रोड्यूस नहीं कर पाता कि उसको मरीज डॉक्टर के पास जाके उसको अर्ली स्टेज में सिम्टम्स आके उनको बता सके और उसका डायग्नोसिस किया जा सके। जिस स्टेज में मरीज को सिम्टम्स आते हैं तब तक काफ़ी केसेस में लंग कैंसर ऑलरेडी एडवांस स्टेज में पहुंच चुका होता है और एक बार कोई भी कैंसर अगर एडवांस स्टेज में पहुंच जाता है फिर उसको क्योर करना मुश्किल होता है, उसको जड़ से ख़त्म करना मुश्किल। लेकिन डॉक्टर सैनी, क्या कोई इनिशियल सिम्टम्स ऐसे नहीं हैं कि इंसान को ये पता चले कि देयर आर सर्टेन चेंजेस इन हिज और हर बॉडी जो लंग कैंसर जैसी बीमारी की तरफ जा रहे हैं? बॉडी कहीं तो सिग्नल आउट करती है, मतलब बॉडी हैज़ इट्स ओन मैकेनिज्म टू डिफेंड। तो छोटा सा इन्फेक्शन भी होता है, उससे उसका भी हमारा शरीर सिग्नल देता है। लेकिन लंग कैंसर के मामले आखिरी स्टेज तक पहुंच जाते हैं, शरीर को पता नहीं चलता है। ये कैसे संभव माना जाए? देखिए, लंग कैंसर से रिलेटेड जो सिम्टम्स होते हैं वह लगभग फेफड़े से जो संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं सभी के सिम्टम्स लगभग एक समान ही होते हैं। और क्योंकि लंग कैंसर मुख्यतः स्मोकिंग करने वाले लोगों में होता है और स्मोकिंग से रिलेटेड बीमारियां जो COPD वगैरह होती हैं उसमें भी इसी तरह के सिम्टम्स होते हैं, जैसे खांसी आना, खांसी में खून आना, वजन घटना, सीने में दर्द होना। तो कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं जो हमें इंडिकेट कर सकते हैं कि भाई ये लंग कैंसर हो सकता है। जैसे कभी खांसी में खून आए, सीने में दर्द हो रहा हो और जो काफ़ी दिन तक चल रहा हो सीने का दर्द या छाती का दर्द, तो ऐसे में हमें तुरंत
अलर्ट हो जाना चाहिए कि ये लंग कैंसर हो सकता है, स्पेशली वो लोग जो स्मोकिंग करते हैं और जो 50 या 60 साल की उम्र क्रॉस कर चुके हैं और स्मोकिंग करते हैं, उसमें इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं, तो उनको तुरंत जो है अस्पताल में जाकर इस तरह के जो सिम्टम्स आ रहे हैं उसके कारण का पता करना चाहिए कि कहीं ये लंग कैंसर की शुरुआती सिम्टम्स तो नहीं। हम अगर प्रिवेंटिव मेडिसिन की बात करें या फिर हम बात करें कि लंग कैंसर से लड़ने के लिए भारत कितना तैयार है? पिछले लगभग अगर हम 1 दशक की बात करें और पीछे ना जाएं, 1 दशक में हमने कितनी दूरी तय की है इस बीमारी से लड़ने के लिए? हम किस स्थिति में हैं, कितने बेहतर हैं? देखिए, लंग कैंसर के जहाँ तक डायग्नोसिस और उसके ट्रीटमेंट की बात है, तो पिछले 10 साल में सिर्फ दुनिया में ही नहीं, हमारे देश में भी इसके इलाज में काफ़ी सुधार हुआ है पहले के कंपैरिजन में। और जितने कैंसर पहले हम लेट स्टेज में डिटेक्ट कर पाते थे, अब अर्ली स्टेज में लंग कैंसर को डिटेक्शन करने के लिए भी नई नई जांच सुविधाएं और इन्वेस्टिगेशंस उपलब्ध हैं, जो सीटी स्कैन सेंटर्स हैं, पेट स्कैन सेंटर्स हैं, जिससे लंग कैंसर को अर्ली स्टेज में हमारे देश में भी डिटेक्ट करने के लिए हम लोग धीरे धीरे तैयार हो रहे हैं। जहाँ तक इसके इलाज की सुविधा की बात है, अगर अर्ली स्टेज में लंग कैंसर डिटेक्ट होता है तो उसको सर्जरी के द्वारा निकाला जा सकते हैं। सर्जरी की नई नई मॉडलिटीज़ आज के टाइम में अवेलेबल हैं, जैसे थोरेसिक सर्जरी, जैसे पेट की लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है, चेस्ट की थोरेस्कोपिक सर्जरी होती है, और रोबोटिक सर्जरी भी अब धीरे धीरे बहुत एडवांस सेंटर में, बहुत कॉमन तो नहीं लेकिन एडवांस सेंटर में अब उपलब्ध हैं। और अगर लंग कैंसर को अर्ली स्टेज में पकड़ के उसको सर्जरी के द्वारा निकाला जा सकता है तो उससे निदान भी पाया जा सकता है। इसके अलावा जैसे लंग कैंसर का पहले सिर्फ कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी ही एकमात्र इलाज होता था, आज के समय में एक मॉलिक्यूलर टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी, इस तरह के नई नई दवाइयाँ भी की खोज हो रही है और मार्केट में अवेलेबल भी हैं, जिनकी दवाइयों का जो प्रभाव है कैंसर के ऊपर वो कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी से बेटर माना जाता है, और उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी की तुलना में कम होते हैं। तो हमारे देश में भी धीरे धीरे ये नई दवाइयाँ आ रही हैं। कुछ दवाइयाँ अभी बहुत सस्ती में उपलब्ध हो जाती हैं, लेकिन कुछ दवाइयों का अभी महंगी होने की वजह से गरीब मरीज उस तक उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। ये एक बड़ी बात है डॉक्टर साहब। कई दवाइयाँ हैं जो बहुत ज़्यादा महंगी है। कैंसर ट्रीटमेंट में एक जो बड़ी बाधा बनती है लोगों के सामने, वो इलाज है। टेस्ट जो आपने बताए, स्कैन्स हम जानते हैं कि वो कितने महंगे हैं। सभी लोगों को आसानी से, एक तो हर सरकारी अस्पताल में ये जो स्कैन्स हैं ये अवेलेबल नहीं है। दूसरी बात कि हर कोई उन तक पहुंच जाए, ये उनके लिए संभव नहीं है। ऐसे में क्या ऐसा होना चाहिए, क्या इस मॉड्यूल पर भी बात होती है कि हम इस एरिया में पीपीपी लेकर के आएँ इस सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि इन गंभीर बीमारियों से जूझ रहे जो लोग हैं, जिनके लिए मुश्किल है इलाज कराना, उनके लिए कोई आशा की किरण सामने आ सके? हाँ, देखिए, ये तो कैंसर को अगर लंग कैंसर को अगर हमने जड़ से ठीक करना है या क्योर करना है तो ज़रूरी है कि उसको शुरुआती स्टेज में पकड़ा जाए, अर्ली स्टेज में उसका डिटेक्शन हो। उसके लिए जैसे आपने बताया कि हमें सीटी स्कैन सेंटर्स अभी सिर्फ मेजर सिटीज़ में ही अवेलेबल हैं, लेकिन धीरे धीरे अब हम देखते हैं कि छोटी सिटीज़ में भी सीटी स्कैन सेंटर्स, पेट स्कैन सेंटर्स भी अब धीरे धीरे एटलीस्ट मेट्रो सिटीज़ और जो ग्रुप बी सिटीज़ हैं उसमें अवेलेबल होने लगे हैं। तो जैसे आपने कहा, पब्लिक प्राइवेट्स के कोलैबोरेशन से अगर इस तरह का काम हो सके, जिससे जो गरीब मरीज़ हैं, जो प्राइवेट सेक्टर में जो कॉस्टली सीटी स्कैन अवेलेबल हैं वो नहीं करा पाते, तो वो गवर्नमेंट सिस्टम में या पब्लिक प्राइवेट सिस्टम में जाकर इस तरह के सीटी स्कैन, पेट स्कैन कराकर लंग कैंसर को शुरुआती स्टेज में पकड़कर उसको क्यूरेबल जो ट्रीटमेंट है उसकी तरफ जा सकते हैं। डॉक्टर साहब, पैसिव स्मोकिंग कहते हैं कि ये भी आपको उतना ही नुकसान पहुंचाती है। अगर मेरे साथ या फिर एक निश्चित दायरे में खड़े होकर लोग सिगरेट पी रहे हैं और आप नहीं पी रहे हैं, फिर भी उतना ही नुकसान हमारे लंग्स को पहुंच रहा है। उसके साथ धुआं है, पोल्यूशन है। तो अगर आप स्मोकिंग नहीं भी करते तो आप बचाएं कैसे अपने फेफड़ों को? हाँ, जैसा आपने बताया कि कैंसर का मुख्य कारण स्मोकिंग करना है।
जितने भी लंग कैंसर होते हैं उसका 80 से 90% केसेस में उसका कारण स्मोकिंग करना है। हाँ, जैसे हम देख रहे हैं कि जो टॉप देश हैं, जैसे अगर आप टर्की, हंगरी जैसे देशों को देखें, जहाँ वैश्विक परिदृश्य में लंग कैंसर के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ये कुछ वो देश हैं जो इस चार्ट में टॉप पर हैं। यहाँ पर स्मोकिंग करने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है, लिहाजा लंग कैंसर के मामले में ये सूची में आपको हमेशा शुरुआती नंबर में दिखेंगे, तो यही अपने देश के साथ है। जी, लेकिन जैसे आपने बताया कि जो लोग स्मोकिंग नहीं करते हैं, आजकल देखने में पिछले कुछ सालों से ये भी आ रहा है कि जो लोग स्मोकिंग नहीं करते हैं खुद, उनको उनके अंदर भी कैंसर के मामले बढ़ते जा रहे हैं। स्पेशली जो महिलाएं हैं जो स्मोकिंग नहीं करती हैं और उनके हस्बैंड घर में स्मोकिंग करते हैं, तो उनमें भी जैसे आपने बताया पैसिव स्मोकिंग जिसको बोलते हैं या सेकंड हैंड स्मोक बोलते हैं, तो अगर एक ही रूम है, वहाँ प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, कोई उसमें स्मोक कर रहा है, तो उस रूम के अंदर जितने भी लोग हैं वो उस टोबैको स्मोक से एक्सपोज होते हैं। तो चाहे पीने वाले को जितना नुकसान कर रहा है, वो जो बाहर नहीं पी रहे हैं लेकिन उस एनवायरनमेंट में बैठे हुए हैं, तो उनको भी वह उतना ही नुकसान करेगा, सेकंड हैंड स्मोक जिसको बोलते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो स्मोकर्स हैं उनको हम आजकल तंबाकू निषेध केंद्र या टोबैको सेसेशन क्लिनिक्स अवेलेबल हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में भी हैं, वहाँ जाकर अपनी ये तंबाकू पीने की आदत या जो स्मोकिंग करने की आदत से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन इसका एक एडिक्शन हो जाता है जिसकी वजह से, जिसमें एक निकोटीन सब्सटेंस होता है, जिससे लोग इस एडिक्शन की वजह से स्मोकिंग को आसानी से छोड़ नहीं पाते। तो ऐसे केसेस में कुछ दवाइयाँ भी आज के टाइम में अवेलेबल हैं। तो काउंसलिंग के ज़रिए जो दवाइयाँ हैं जिसको निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी बोलते हैं, वो टैबलेट्स फॉर्म में या लोजेंसेस फॉर्म में या पैच फॉर्म में अवेलेबल होती है। और इसके अलावा कुछ और दवाइयाँ भी अवेलेबल हैं जिसका उपयोग करके स्मोकिंग के जो एडिक्शन से छुटकारा पाया जा सकता है, जिससे वह खुद न सिर्फ अपना बल्कि अपने जो घर में रहने वाले अपने वाइफ, अपने बच्चों का भी ध्यान रख सकते हैं। पोल्यूशन का क्या करें डॉक्टर साहब? पोल्यूशन से भाग के कहाँ जाएगा आम आदमी? देखिए, पॉल्यूशन तो बढ़ रहा है, तो जब ये तो एक जो है स्टेप्स हम सबको लेना होगा, सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं, हम लोगों को भी इस तरह के स्टेप्स लेने होंगे कि एयर पॉल्यूशन कम से कम हो, उसके लिए पोल्यूशन कितना बड़ा कारक है लंग कैंसर के मामलों में आपके हिसाब से? हाँ, अभी पिछले कुछ सालों से ये देखने में आ रहा है कि एयर पोल्यूशन भी एक लंग कैंसर का एक मुख्य कारण के तौर पे सामने आ रहा है, स्मोकिंग और सेकेंड हैंड स्मोकिंग के बाद। अब पॉल्यूशन अगर है तो सबसे पहला स्टेप तो ये है कि लेकिन वो तो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जिसमें हम वो कर सकते हैं पॉल्यूशन। लेकिन एटलीस्ट जो पॉल्यूशन के मंथ्स हैं, हैवी पॉल्यूशन के मंथ्स हैं, जो हम मीडिया के ज़रिए या न्यूज़ के ज़रिए या न्यूज़पेपर के ज़रिए हमें पता लग जाता कि आजकल ये पॉल्यूशन इस लेवल पे पहुंच गया है, तो एटलीस्ट इतने पॉल्यूशन के टाइम पे कोशिश करिए कि घर से बाहर ना निकला जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, घर से बाहर तो जाना पड़ेगा अगर किसी भी तरह को अपनी आजीविका चलाने के लिए। तो उसमें कोशिश करें कि जब आप घर से बाहर जा रहे हैं तो एटलीस्ट N95 मास्क ही हमें पॉल्यूशन से बचा सकता है। कपड़े के मास्क से उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं पड़ता है, तो वह मास्क पहन के ही हम घर से बाहर निकलें। हैवी पॉल्यूशन मंथ्स में जैसे नवंबर अक्टूबर में हम देखते हैं आजकल काफ़ी पॉल्यूशन बढ़ जाता है दिल्ली के अंदर, जिसको स्मोक बोलते हैं, और काफ़ी मेट्रो सिटीज़ में ये इस तरह की समस्या आती है। तो उस समय थोड़ा या तो घर से निकलना अवॉइड करें, लेकिन अगर निकलना ही है तो एटलीस्ट N95 मास्क का प्रयोग करना पड़ेगा। और एक और चीज़ डॉक्टर सैनी, जो कई लोग जानना चाहते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता लंग कैंसर किसी को है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी उसमें क्या रह जाती है ट्रीटमेंट शुरू होने के बाद? अगर वक्तिया पता चल जाए और अगर आखिरी स्टेज पर पता चले तब भी? देखिए, लंग कैंसर अगर अर्ली स्टेज में वो डिटेक्ट नहीं हुआ तो वो क्योरेबल नहीं होगा। तो लंग कैंसर में सर्वाइवल हम लोग देखते हैं 2 ईयर सर्वाइवल या 5 ईयर सर्वाइवल। तो लंग कैंसर का जो 5 ईयर सर्वाइवल है, ऑन एन एवरेज अगर सभी स्टेज के पेशेंट्स का हम ऑन एन एवरेज सर्वाइवल देखें तो लगभग 20% के आसपास सर्वाइव करते हैं। यानी कि अगर 100 लोगों को कैंसर होता है किसी भी स्टेज में, चाहे वो स्टेज 1, 2, 3, 4 में हो, तो एट द एंड ऑफ 5 ईयर ओनली 20%, 15 to 20% विल बी अलाइव।
जितना एडवांस स्टेज में डिटेक्ट होगा उतना ही 5 ईयर सर्वाइवल रेट कम होता जाएगा। जैसे अगर हम स्टेज 4 की बात करें तो स्टेज 4 जिन पेशेंट्स को डिटेक्ट होता है उसमें एट द एंड ऑफ 5 ईयर ओनली 1% विल सर्वाइव। तो अगर 100 पेशेंट्स स्टेज 4 के डायग्नोज हो रहे हैं तो 5वें साल पे सिर्फ हमारे पास एक ही पेशेंट अलाइव होगा। लास्टली डॉक्टर साहब, प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है और एहतियातन हम कैसे ये समझ सकते हैं कि हमारे लंग्स कितने मजबूत हैं? क्या वो टेस्ट्स हैं जो बीच बीच में करवाने चाहिए? एक आदमी को हम रेगुलर बॉडी टेस्ट जो कराते हैं उसके साथ वो और कौन से टेस्ट हैं जो आपको करवाने चाहिए ये समझने के लिए कि कितनी प्रोन है आपकी बॉडी इस तरह की बीमारी के लिए, या फिर आपकी लंग्स उस लिहाज से कितने मजबूत हैं? देखिए, कैंसर का जब तक एक प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं निकल पाएगा या उसको अर्ली स्टेज में डायग्नोज करने के लिए हमारे पास पर्याप्त साधन नहीं होंगे, तब तक प्रिवेंशन ही एकमात्र उपाय है कि हम लंग कैंसर से बच सकें। उसमें सबसे पहला, जैसे हमने बोला कि भाई स्मोकिंग नहीं किया जाए, वो सबसे पहली बात है। उसमें एक पेशेंट स्मोकिंग कर रहा है वो तो इन एनी केस न्योता दे ही रहा है। तो स्मोकिंग करने वालों को ये है कि स्मोकिंग जो कर रहे हैं उनको तो मैंने बताया कि वो डी एडिक्शन सेंटर या टोबैको सेशन क्लिनिक में जाके अपना इलाज कराएं। लेकिन गवर्नमेंट को भी कुछ स्टेप्स ऐसे लेने होंगे, क्योंकि एक इंडस्ट्री है जिसकी वजह से एक लाइलाज बीमारी लोगों के अंदर हो रही है और बहुत कॉमन है। तो गवर्नमेंट को कुछ ऐसे स्टेप्स लेने होंगे। जो फार्मर ऑर्गेनाइजेशन है जो टोबैको ग्रो करते हैं उनसे बैठ से बात करनी होगी, कैसे ये जो किसान लोग हैं ये धीरे धीरे जो टोबैको की फसल उगाते हैं उसकी जगह एक उपजाऊ फसल जो काम आने वाली फसलें हैं उस तरह की खेती किया जा सके। जैसे इस बार जो 1 मई को एक टोबैको सेशन नो टोबैको डे मनाया जाता है, इस बार की थीम थी ग्रो क्रॉप्स नॉट टोबैको, यानी कि टबाको की जगह आप फसलें उगाइए। लेकिन उसके लिए किसान तैयार नहीं होते इतनी जल्दी, क्योंकि जो इतने सालों से टोबैको की करते आ रहे हैं तो उनको वो इतनी जल्दी उनको पैसा लगता है। जो सिगरेट इंडस्ट्रीज़ हैं उनको वो तरह तरह के लालच दे के उनको प्रमोट करती है कि वो इस तरह के। तो गवर्नमेंट को बैठना पड़ेगा इन फार्मर ऑर्गेनाइजेशन के साथ, संगठनों के साथ, और उनको समझाना पड़ेगा कि भाई धीरे धीरे वो अपनी ये टोबैको की खेती को ख़त्म करके जो दूसरी क्रॉप्स हैं वो, जैसे हम देख भी रहे हैं कि फूड की जिस तरह से किल्लत हो रही है पूरी दुनिया में लोगों में, तो वो भुखमरी है। तो जो खेती खाना या अच्छी फसल उगाने के लिए यूज़ होनी चाहिए वो फसल टोबैको जैसी जहरीली चीज़ों को उगाने के लिए यूज़ हो रही है ज़मीनें। तो ये एक चीज़ देखनी पड़ेगी। दूसरा, जैसे आपने बताया कि जो स्मोकिंग के अलावा जो दूसरे मुख्य कारण हैं जैसे एयर पोल्यूशन है, तो एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए जो जितने भी उपाय हैं, चाहे हम अपने लेवल पे जो हम इंडिविजुअल लेवल पे कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बचाना, पानी बचाना, पेड़ लगाना, ये सब चीज़ें करना होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना, और अगर एक ही गाड़ी में सब लोग अगर ऑफिस में आ रहे हैं तो एक ही जगह से कार पूलिंग करना, इस तरह के उपाय करने होंगे। दूसरा, जो आपने बताया कि जो महिलाएं हैं, एक बायोमास फ्यूल जो घर में जो लेडीज़ हैं गांव में आज भी उपले, कोयले और लकड़ी का इस्तेमाल करके चूल्हे पे खाना बनाती हैं, तो वह भी धीरे धीरे उसको एलपीजी से रिप्लेस करें। भारत सरकार की उज्ज्वला स्कीम का फ़ायदा उठाएं और एलपीजी सिलेंडर लें, जिससे उनकी सेहत को जो नुकसान हो रहा है उससे वो बच सकें। तो इस तरह के उपाय हमें करने होंगे जिससे हम लंग कैंसर से छुटकारा पा सकें। तो कुल मिलाकर के जैसा कि कहा जा सकता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आप जितना बचेंगे उतना ही आप का इस बीमारी से बचने की और जीवित रहने की जो संभावनाएं हैं वो ज़्यादा बढ़ सकती हैं। और सबसे बड़ी वजह तो सामने आ ही गई है, स्मोकिंग, धूम्रपान, जो एक बड़ी वजह हमेशा से मानी गई है। कैंसर की, कई तरह के कैंसर्स की यहाँ पर भी वही प्रेवलेंट है। लेकिन इसके साथ पैसिव स्मोकर बनने से भी बचें और प्रदूषण से भी खुद को बचाने के तरीके ढूंढते रहें। और इसी उम्मीद के साथ कि अगले साल जब विश्व लंग कैंसर दिवस आएगा तो भारत की स्थिति और ज़्यादा बेहतर होगी। तो बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर सैनी इस पूरी चर्चा के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद।